आज का अपना आर्टिकल है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टाइटल पैराग्राफ है, ये कहता है द यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट। जो यूएस है, देखो देखने वाली बात है, यूएस लगा हुआ है और यूएस से पहले दा लगा हुआ है। तो आपको जितने भी एब्रिवेटेड वाले जो शब्द मिलेंगे, यूएस हो गया, यूके हो गया, उससे पहले दा हमेशा लगा रहता है। ठीक है, तो ये भी एक देखने वाली बात है। एग्जाम्स में पूछ भी लेते हैं कभी कभी कि दा नहीं लगाते तो वहाँ पर लगाने को आ जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी दा लगाना होता है। ठीक है ना। तो द यूएस एंड इंडिया क्लाइमेट पैक्ट। देखो, पैक्ट मतलब होता है समझौता और क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु यानी मौसम। तो जो भारत और यूएस के बीच में, ठीक है ना, एक समझौता हुआ है मौसम यानी कि जलवायु को लेकर। अब उसमें क्या है, ये हैज द पोटेंशियल। अब जो समझौता है वो रखता है, ठीक है ना, हैज में होता रखना, एक पोटेंशियल में होता ताकत। ठीक है ना। अब एक ताकत रखता है। ताकत किस चीज की? टू एड करने की। एड मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। ठीक है ना। और किस चीज के लिए करेगा वो मदद? जो हमारा समझौता है वो करेगा एक सस्टेनेबल पोस्ट पेंडेमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, यानी कि जो डेवलपमेंट है विकास, ठीक है, ग्रोथ के लिए। और जो कब होगा विकास, वो होगा पोस्ट पेंडेमिक, यानी पोस्ट मीन्स बाद में और पेंडेमिक मीन्स महामारी। अभी जो महामारी चल रही है इसके बाद में जब विकास करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ताकतवर होगा। और वो विकास कैसा होगा? वो होगा सस्टेनेबल। सस्टेनेबल होता है कोई एक ऐसी चीज जो काफी लंबे समय तक चले। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। देखो समझाते हैं दोबारा से। तो यूएस और भारत का जो मौसम के ऊपर, जो क्लाइमेट के ऊपर हमारा पैक्ट है, जो हमारा ट्रीटी है, जो हमारी संधि बनी हुई है, अग्रीमेंट जो बना है, उसमें एक ताकत रखता है कि ताकत रखता है मदद करने की। मदद किस चीज की? जो लंबे समय तक चले, एक ऐसे विकास का जो विकास आएगा पोस्ट पैंडेमिक, यानी कि ये बीमारी खत्म होने के बाद है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा। देखो फिर से दा लगा हुआ यूएस से पहले, ठीक है ना। और अगर हम इंडिया होता, यूएस नहीं होता, तो यहाँ पे दा नहीं लगता। ठीक है ना, फिर खाली इंडिया से स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है द यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030। देखो यहीं तक पढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं, पहले ना समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि क्या लिखा हुआ है। तो यूएस का और इंडिया का क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के ऊपर यानी मौसम यानी जलवायु के ऊपर, और एक क्लीन एनर्जी के ऊपर एक एजेंडा तैयार किया है इन लोगों ने। देखो एजेंडा क्या होता है? एजेंडा होता है एक आपकी कार्यसूची। जैसे कि आपने कोई 4 लोगों की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का अगर कुछ निष्कर्ष निकल के आता है, तो उन निष्कर्षों को, यानी कि वो जो मुद्दे हैं, वो जो पॉइंट हैं, जो बिंदु हैं, उनको आपने लिख लिया कि यहाँ पे ये 4-5 बिंदु हैं, हमें इन पर काम करना है। तो वो आपका हो गया एजेंडा। यानी कि काम, आपको जिस मुद्दे पर काम करना है वो आपका एजेंडा होता है। ठीक है ना, कार्यसूची जिसे कहते हैं। अब ये कार्यसूची किसकी है? एक तो मौसम की है और दूसरी है क्लीन एनर्जी की। देखो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है कि क्लीन एनर्जी क्या होता है। तो क्लीन मतलब होता है साफ, और एनर्जी में होती है ताकत यानी पावर। अब ये किस पावर की बात कर रहे हैं? ये उसकी नहीं कर रहे जो मतलब इंसान के अंदर होती है। ठीक है, शरीर शारीरिक ताकत की बात नहीं कर रहे हैं। ये ताकत, ये पावर की बात कर रहे हैं, नेचुरल एनर्जी की पावर बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी वो होती है, अगर आपको हिंदी में समझाएं सादा सादा शब्दों में, तो जो बिजली बनाने के, हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के वो तरीके अपनाना जिनसे हमारा जो वातावरण है उसमें नुकसान ना हो। जैसे कि बिजली कोयले से बनती है, ये पता होगा आपको। लेकिन जब कोयले से बिजली बनाते हैं तो कोयले को जलाना पड़ता है और कोयले से बहुत सारा धुआं होता है, CO2 होता है। और जब वो कार्बन निकलता है कोयले में से, तो हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। ठीक है ना, क्योंकि CO2 हमारे वातावरण के लिए सही नहीं होता। ठीक है ना, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हीट बढ़ाता है हमारे एनवायरमेंट में। तो क्लीन एनर्जी की बात करी गई है, एक ऐसी एनर्जी को, एक ऐसे माध्यम को अपनाना है हमें, जो कि हमें बिजली बनाते वक्त जो हमारा वातावरण है उसे नुकसान ना हो। ठीक है ना, यानी कि कोई ज्यादा धुआं ना निकले। ठीक है ना। और जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं। देखो सोलर एनर्जी क्या होता है? बिजली बनाते हैं, ठीक है ना, और किसके द्वारा बनाते हैं? सूरज की जो रोशनी होती है उसके द्वारा। अब ये सोलर प्लेट होती है हमारी, ठीक है ना।
अब जो सोलर प्लेट से अब क्या होता है, धूप में रख देते हैं, चार्ज हो जाती है, ठीक है ना, बिजली बनती है और फिर इसे बाद में हम यूज कर लेते हैं। तो ये क्लीन एनर्जी का ही एक एग्जांपल है, यानी कि हम बिजली बना रहे हैं लेकिन साफ तरीके से, जिससे कि हमारे जो वातावरण है उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। और आगे बढ़ते हैं कि जो यूएस और इंडिया का जो क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट के ऊपर जो एजेंडा है, जो कार्य सूची है 2030 तक के लिए, ठीक है ना, 2030 तक के लिए। और जो इनकी जो पार्टनरशिप है, ठीक है ना, जो दोनों देशों की पार्टनरशिप है, ये क्या करती है, रेज करती है। रेज में होता है उठाना किसी चीज को, और क्या रेज करेगी, एक्सपेक्टेशंस को रेज करेगी, ठीक है ना, यानी कि उम्मीदों को। तो इसने क्या किया है, उम्मीदों को बढ़ाया है। रेज में सोना बढ़ाना, उठाना और उम्मीदों को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद किस चीज की, वो ये है कि डेट द कमिंग डिकेड विल बी सस्टेन्ड फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज टू कट ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। अभी क्या करेंगे, जो आने वाले जो साल हैं, डेट द कमिंग डिकेड, डिकेड मीन्स होता है 10 सालों का पीरियड, ठीक है ना। अभी 2021 चल रही है और 2021 से आगे आने वाले 10 साल हो जाएंगे, 2031 तक का समय है और 2030 हमारे पास लास्ट टाइम दिया हुआ है। तो 10 सालों का जो समय है, जो आने वाला जो डिकेड है, वो विल बी यानी कि वो होगा, विल सी, ठीक है ना, वो देखा जाएगा किस रूप में, एक सस्टेन। सस्टेन का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज जो लंबे समय तक चले, ठीक है ना, कायम रहे, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि ये मार्केट में गए हो तो आप कहते हो भैया कोई सस्ती और टिकाऊ चीज दे दे, यानी कि चीज सस्ती तो हो लेकिन टिकाऊ भी हो, जो लंबे समय तक चले, तो उसे कहते हैं सस्टेन, जो लंबे समय तक चले, ठीक है ना। अब क्या देखा जाएगा इसे, कि फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कॉरपोरेशन की ये जो पार्टनरशिप है, इसने बढ़ा दी है, उम्मीदें बढ़ा दी हैं कि आर्थिक और तकनीकी जो कॉरपोरेशन है, जो आपस में कॉरपोरेशन में होता है कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन में होता है जो दो देश हैं, यूएस और इंडिया, इनके बीच में जो संबंध है वो अच्छे हो जाना, ठीक है ना, दोनों का सहयोग, कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग। तो ये दोनों देश क्या करेंगे, आपस में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, तकनीकी रूप से, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है, भारत की टेक्नोलॉजी को यूएस यूज करेगा, यूएस की भारत यूज करेगी, और फाइनेंशियल यानी कि एक दूसरे को आर्थिक मदद करेंगे, ठीक है ना, बिटवीन द टू कंट्री है, दोनों देशों के बीच में। अब ये किस चीज के लिए है, टू कट यानी कट करेंगे। देखो ये कट है, वर्ड है, कल भी आया था, मैंने बताया था। कट का मतलब होता है किसी चीज को छोटा करना, काटना। जैसे कि आप बार्बर के पास जाते हो तो बालों को कट करता है, तो यानी कि आपके बालों को छोटा करता है। और टेलर क्या करता है, कपड़े को कट करता है, तो काट के क्या करता है, चीजों को छोटी करता है, ठीक है। तो कट का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है ना। तो कट करेंगे, छोटा करेंगे, कम करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है। देखो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं हमारे एनवायरमेंट में, जिनकी प्रवृत्ति होती है, जिनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, जो गर्मी होती है ना, गर्मी उस चीज को अपने अंदर संभाल लेती है। और उनमें एक गैस होती है जिसे कहते हैं CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसकी प्राकृतिक जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि जो हीट होती है ना, जो सूरज की रोशनी होती है, वो उसे अपने अंदर संभाल लेती है, ठीक है ना। और इसीलिए कहते हैं कि हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ज़्यादा उत्सर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेंगे अपने वातावरण में, तो वो सूरज की रोशनी को अपने अंदर संभालेगी, और फिर उससे क्या होगा, हमारे जो धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है ना, जिसमें हमारी CO2 होती है, ठीक है ना, मीथेन गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये कुछ गैसें हैं जो CO2 को बढ़ाती हैं, या ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है ना। और जो एमिशन मीन्स होता है निकलना, उत्सर्जन होना, ठीक है ना, ऐसी गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिशन हो रही हैं, इनका उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको कम करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का जो पैक्ट है, जो एजेंडा है, वो यही है। आगे बढ़ते हैं। एट द लीडर्स समिट, ठीक है ना, जो लीडर हैं, यानी कि जो बहुत जो दोनों देशों के जो लीडर हैं, यानी कि यूएस के और इंडिया के, और वो जो समिट है, समिट का अर्थ होता है वार्ता, यानी कि शिखर, यानी कि सम्मेलन, यानी कि कोई भी दो चार लोगों की बैठ के जो अगर मीटिंग जैसे कहते हैं, उस मीटिंग को कहते हैं सम्मेलन होना, और इंग्लिश में कहेंगे समिट होना, ठीक है ना। तो जो लीडरों की, जो दो लीडर हैं, उनकी जो सम्मेलन है, सम्मेलन किसके ऊपर, ऑन क्लाइमेट यानी कि मौसम के ऊपर, जिससे ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है ना, उस सम्मेलन को किसके द्वारा, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा, ठीक है ना। अब उसने क्या किया है,
इस मीटिंग में द वर्ल्ड अटेंशन वाज फोकस्ड ऑन कंट्रीज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट कार्बन इमिशन। तो अब ये क्या था, जो संसार की जो अटेंशन है, ध्यान है, ठीक, ध्यान है, संसार का जो ध्यान है वो पूरा फोकस था, पूरा केंद्रित था उन कंट्रीज पर, उन देशेस पर जो रेस्पॉन्सिबल हैं, जो कारण बनती हैं फॉर द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन का, जो सबसे ज्यादा कार्बन यानी कि कार्बन को उत्सर्जित करती हैं, ठीक है ना, जो संसार का जो वर्ल्ड है, ठीक है ना, यानी कि वर्ल्ड इन द सेंस ऑफ वर्ल्ड के जो पूरे देशेस हैं, ठीक है ना, और सभी देश हैं, उन सबका फोकस इस चीज पर था। और जिसमें कि क्या था, जो हमारा इंडिया है, इंडिया रैंक थर्ड, और इंडिया तीसरे नंबर पर आता है, CO2 को उत्सर्जित करने पे इंडिया आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। तो इंडिया रैंक थर्ड बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। तो सबसे पहले नंबर पे कौन है जो सबसे ज्यादा CO2 इमिशन करता है? यूएस करता है, उसके बाद चाइना करता है, फिर करता है इंडिया, ठीक है ना। और ऑल दो यानी कि हालांकि इट्स पर कैपिटा CO2 इमिशन आर लेस देन 60% ऑफ द ग्लोबल एवरेज। अब यहाँ पर बात करी गई है, हालांकि जो हम भारत की जो पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति की जो CO2 यानी कि कार्बन की इमिशन यानी कि उसके उत्सर्जन की अगर हम रेट निकालें तो प्रति व्यक्ति की जो क्या होगी वो 60% से भी कम है, अगर हम कंपेयर करते हैं ऑफ द ग्लोबल एवरेज, यानी कि ग्लोब यानी कि पूरे संसारिक के अगर हम एवरेज बात करते हैं प्रति व्यक्ति कि कितना प्रति व्यक्ति CO2 इमिशन हो रहा है, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो 60% कम कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यूएस में इतनी कम पॉपुलेशन है, तो उनके कंपेयर में फिर भी हमारे लोग बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है ना, CO2 को। और ये इस चीज़ को किसने कहा है? एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉइंटेड आउट। तो जो मीटिंग हुई है इन दोनों देशों की, तो उसमें क्या हुआ, जो हमारे PM हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, यानी कि इशारा करते हुए, इशारा करना, पॉइंट आउट में से होता है इशारा करना, अपनी बात को कहना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ लिटिल कॉन्फिडेंस, देयर इज अ लिटिल कॉन्फिडेंस इन ए पैंडेमिक स्ट्राइकन वर्ल्ड, ठीक है ना। लिटिल कॉन्फिडेंस इन ए पैंडेमिक स्ट्राइकन वर्ल्ड होता है। अब देखो यहाँ पर देयर जो शब्द यूज हुआ है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जिसका अर्थ होता है जहाँ पर कोई करता ना हो, आपके सेंटेंस में कोई काम करने वाला ना हो, तो वहां पर हम देयर लगा देते हैं एक एज ए सब्जेक्ट के रूप पर। और इज लिटिल, देखो लिटिल है, ये फिर से ऑलमोस्ट ये हर डेली के एडिटोरियल में आ रहा है ये वर्ड, और जिसे हम बता भी रहे हैं। देखो डेली का जो, सॉरी, ये लिटिल का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है ना के बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, ए और द, देखो तीन चीज होती हैं, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ठीक है ना। लिटिल मीन्स होता है ना के बराबर, ए लिटिल मीन्स होता है थोड़ा बहुत, और द लिटिल मीन्स होता है पर्याप्त रूप से, जितनी भी चीजें हैं। तो ना के बराबर है, देयर इज लिटिल मीन्स ना के बराबर है क्या है? कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। तो वहां पर एक ना के बराबर विश्वास है, कहाँ पर? इन पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड, जो हमारा संसार है, जो हमारा जो वर्ल्ड है, जो चोट खाया हुआ, स्टिकर मीन्स होता है चोट खाया हुआ, और किस चीज से? पैंडेमिक से, जो महामारी से। अब हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, महामारी चल रही है, ठीक है ना, कोरोना वायरस की। अब इससे चोट लगी है सभी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, तो उसमें क्या हुआ है, अब जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, ठीक है ना, संसार में। अब किस चीज का? अब हालांकि, हाउएवर यानी कि इसी प्रकार, हालांकि जो फ्यूचर है, डेट फ्यूचर ग्रोथ पाथवे विल बी अलाइंड अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। अब क्या है, जो फ्यूचर की जो ग्रोथ है, जो भविष्य की जो डेवलपमेंट की जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो रास्ता है, पाथवे मिस होता है रास्ता, विल मिस होगा बी अलाइंड अवे। देखो अलाइन अवे का अर्थ होता है, अलाइन का मतलब होता है, आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो, कभी गाड़ी चलाई है गाड़ी, तो गाड़ी में आपने देखा होगा कि अगर उसकी सर्विस ना हो तो कभी टेढ़ा भागती है, कभी लेफ्ट में कभी राइट में, तो सीधी ना स्ट्रेट नहीं चलती, वो जमकर नहीं चलती रोड पे। तो आपने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई इसका ना अलाइनमेंट करवा लो, तो फिर ना गाड़ी सही चलेगी। तो यानी अलाइनमेंट होता है, अलाइन होता है चीजों को एकदम सीधी लाइन में रखना, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट रखना, पंक्तिबद्ध रखना। और अवे मीन्स होता है दूर रखना। तो जो हमारा रास्ता है फ्यूचर की ग्रोथ का, उसको विल भी होगा अलाइंड अवे, यानी कि रास्ते से दूर रखा जाएगा। किसके रास्ते से? फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स के। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे पेट्रोल डीजल वाले प्रोडक्ट, ठीक है ना, हमारे ईंधन मान सकते हो आप, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ईंधन। तो इस लाइन का कहने का अर्थ है कि अब देखो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो
पेंडेमिक से यानी कि जो महामारी से चोट खाई हुई है पूरी तरह से। अब उसके पास विश्वास तो जरा सा भी है ही नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं। अब वो क्या करेंगी, अपनी अर्थव्यवस्था को कायम करने के लिए, फिर से बनाने के लिए अभी जो फॉसल फ्यूल्स हैं यानी कि जो ईंधन है, इनका बेपरवाह तरीके से इस्तेमाल करेगी। ठीक है ना। अलाइन अवे का मतलब है उस तरीके से इस्तेमाल ना करना जिस तरीके से किया जाना हो, यानी कि अब बेहिसाब, ठीक है ना, बेहिसाब इस्तेमाल करेगी अपनी अर्थव्यवस्था को लाइन में लाने के लिए। बेहिसाब कैसे भाई, ईंधन से कैसे, ईंधन से वो इस तरीके से कि हमारे ट्रांसपोर्ट है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके आने के लिए, ठीक है ना। तो सब जगह पे फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो उसी स्टेटमेंट को आगे भी कहा गया है, लिखा गया है कि जो द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, एक ये एजेंसी है जो चेक करती है कि पॉल्यूशन की मात्रा को चेक करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, कि कौन सा कंट्री कितनी पॉल्यूशन निकाल रहा है। और इनफैक्ट यानी वास्तव में जो एक्सपेक्ट करता है, यानी कि जो एजेंसी है ये वाली, ये एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है, ये आशा करती है एक ड्रामेटिक राइज को। यानी कि एक राइज में होता है उठना, यानी कि राइज में होता है बढ़ना, और ड्रामेटिक में होता है ड्रामा करते हुए। तो अगर कोई चीज उठेगी, कोई चीज अपना स्तर बढ़ाएगी, तो कोई चीज अगर नॉर्मल अपना स्तर बढ़ाएगी तो नॉर्मली बढ़ेगी, तो उसमें ड्रामेटिक वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। और ड्रामेटिक का मतलब है कोई चीज ड्रामा करते हुए कर रही है तो एक एक बहुत बड़ी मात्रा में कर रही है। ठीक है ना। बहुत आपको लगेगा कि हाँ भाई यार ऐसा कैसे हो सकता है यार। ठीक है, तो आपको लगेगा देखने में कि बहुत ड्रामे जैसा हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़ी मात्रा में किसी चीज का होना, तो वहां पर वर्ड यूज करते हैं ड्रामेटिक राइज। ठीक है ना। और वो ऐसी उम्मीद करती है, ठीक है ना, ड्रामेटिक राइज होगा, एक बहुत बड़े स्तर पर राइज आएगा। कहाँ पर, इन इमिशन में। इमिशन मीन्स वही उत्सर्जन में। और एज कंट्रीज, इमिशन किस चीज का, वो फॉसल फ्यूल्स का इमिशन, यानी कि ईंधनों का इमिशन ईंधन से होने वाला। देखो ईंधन जब जलाते हैं, ये जो पेट्रोल है और डीजल जब जलाते हैं, और इससे क्या होता है, जलने के बाद धुआं निकलता है। ठीक है ना। और धुएं में क्या होता है, फिर से CO2 होता है। तो वही यहाँ पे यूज किया गया है कि इनके जलने से फिर CO2 निकलेगा, धुआं बनेगा और हमारे वातावरण को नुकसान होगा। ठीक है ना। और एज यानी कि जैसे कि जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, वो रेस कर रहे हैं टू शेक ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस। अब रेस किस चीज की कर रहे हैं, शेक ऑफ करने की। शेक ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, किसी चीज से पीछे छुड़ाना। अब इस रेस में लगे हुए हैं कि हम पीछे छुड़ाएंगे कि जो असर हुआ है, ठीक है ना, पीछे छुड़ाना किस चीज से जो असर हुआ है, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किस चीज का, ऑफ कोरोना वायरस के। जो कोरोना वायरस से जो असर हुआ है, अब उस असर से पीछे छुड़ाने के लिए, ठीक है ना, सभी देश आगे बढ़ेंगे, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने के लिए अब रेस में लगेंगे। ठीक है ना। और एज यानी कि जैसे कि दे डिड आफ्टर द 2008 फाइनेंशियल ईयर, 2008 में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। क्राइसिस का अर्थ होता है आपदा। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 में, और जब उस आपदा के आने के बाद जैसा कि सभी देशों ने किया था, ठीक है ना, वैसा ही अब करेंगे, ये जो अब आपदा चल रही है कोरोना वायरस की। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Yet, यानी कि फिर भी, the year to 2030 as a president Biden put it are part of a decisive decade। ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ते हैं। फिर भी जो साल है 2030 तक का, ठीक है ना, साल है, जो सालें हैं, ईयर हैं 2030 तक के। और द एज प्रेसिडेंट बिडेन, जो US की प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है जो बिडेन, उन्होंने पुट किया है, उन्होंने अपनी बात को रखा है। पुट में सुनना, किसी चीज को रखना, कहना, वो ये है कि ये है जो साल है 2030 का, जो साल है, इसके बीच का समय है, आर पार्ट ऑफ अ डिसीजिव ईयर। ठीक है ना। डिसीजिव डिकेड, डिकेड मीन्स होता है 10 साल का समय, और डिसीजिव मीन्स होता है, डिसीजन होता है फैसला लेना, और डिसीजिव मीन्स होता है फैसला लेने वाला। ठीक है ना। डिसीजन मीन्स होता है फैसला, और डिसीजिव मीन्स होता है फैसला लेने वाला। तो ये जो 10 साल का जो समय होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है कि हमें बहुत सोच समझ कर फैसले लेने हैं इस वक्त के दौरान। ठीक है ना। और एंड एक्शन टू स्केल अप, और जो एक्शन है, एंड टू एक्शन टू स्केल अप फंडिंग एंड इनोवेशन कैन हेल्प ऑल कंट्रीज मूव क्लोजर टू कीप ग्लोबल वार्मिंग वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस और इवन 1.5 C। ठीक है ना। आगे लिखा गया है जो एक्शन है,
एक्शन किसी चीज का टू स्केल अप, स्केल अप का मीन्स होता है किसी चीज का ऊपर उठाना। देखो स्केल मीन्स होता है पैमाना, और पैमाना अगर आप पैमाने को खड़ा कर दोगे, सीधा खड़ा कर दोगे और फिर आप उसमें रीडिंग लोगे तो सारी रीडिंग कैसे आएगी, ऊपर उठती हुई आएंगी सारी की सारी। तो वहीं से ये वर्ड लिया हुआ है, स्केल अप करना, किसी चीज को, किसी की मात्रा बढ़ना, ठीक है ना, स्केल अप करना। और अगर हम इस जो हमारा एक्शन है किसी चीज का स्केल अप करने का, बढ़ाने का, फंडिंग्स को, जो पैसा है, जो आर्थिक मदद है, फंडिंग मीन्स होता है पैसा देना, आर्थिक मदद देना किसी को। और इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स होता है नए नए आइडियाज को, ठीक है ना, इनोवेशन मीन्स होता है नई आइडिया, ठीक है ना। इनोवेशन वो क्या कर सकते हैं, कैन हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं सभी कंट्रीज को, सभी देशों को मूव क्लोजर, यानी कि मूव मीन्स होना बढ़ना, और क्लोजर मीन्स होना और पास, ठीक है ना। टू कीप यानी रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पूरे संसार में जो होने वाली वार्मिंग है यानी कि जो गर्मी है, वेल बिलो 2 डिग्री C और इवन 1.5 डिग्री एज पेरिस एग्रीमेंट इनविसेस। और ये देखो क्या है, अभी क्या हो रहा है, हमें अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारी जो एनवायरमेंट है उसमें जो गर्मी बढ़ रही है, उसमें क्या करना है, हमें उसका जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री C से कम रखना है हमें, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा रखना है, एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, पेरिस एक कंट्री का नाम है, और वहां पर एक ये एग्रीमेंट बनाया गया था काफी सारे देशों के बीच, जिसमें काफी सारे देशों ने हिस्सा लिया। और वो एक एग्रीमेंट है, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो ऐसे इनविसेज करता है, इनविसेज मीन्स होता है परिकल्पना करना, ऐसा इमेजिन करना। तो ये एक एग्रीमेंट में है, ऐसा इनविसेज किया गया था, ऐसी परिकल्पना की गई थी कि 2030 तक हम क्या करेंगे, जो हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे 2 डिग्री और 1.5 डिग्री तक मेंटेन रखेंगे, ठीक है ना, यानी इससे नहीं बढ़ने देंगे इससे ऊपर। वही बात यहाँ पर करी गई है। अगर हम जो एक्शन लेते हैं, एक्शन फंडिंग का और इनोवेशन का, जो कि हमारा जो एक्शन क्या होगा, जो बढ़ता हुआ एक्शन होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, हमारी मदद कर सकता है, सभी देशों की मदद कर सकता है। तो टू कीप ग्लोबल वार्मिंग एज वेल, जो बढ़ती हुई जो गर्मी है वो कहाँ पे, इतने सेल्सियस पे और इतने इस पे, ठीक है ना। और जिसको एक पेरिस एग्रीमेंट के तहत भी हमने परिकल्पना की हुई है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा टेक्निकल है, बैकग्राउंड स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और लेकिन धीमे धीमे पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड स्टोरी भी आपको क्लियर होती रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि आज आपने आज का पढ़ा है, और आपकी जो एडिटोरियल है, जो स्टोरी है, वही स्टोरी रिपीट होती है आगे आने वाले एडिटोरियल में। कल आएगा, अगर इसी से रिलेटेड आता है तो यही स्टोरी रिपीट होगी, ठीक है ना। तो आपका जो आज का पढ़ा हुआ एडिटोरियल है वो आपके काम आता है कल पढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखो आपने हो सकता है अगर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है उसी वजह से यहाँ पे समझने में डाउट आ रहा होगा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है समझाने की। आगे बढ़ते हैं। देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू द बायलैटरल पैक्ट दैट कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर इन इंडिया। देखो देयर आर मिस हो सकते हैं, वहाँ हो सकते हैं, एस्पेक्ट्स मिस होता है पहलू यानी रूप, वहां पर बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं। टू द बायलेटरल पैक्ट, एक ऐसे पैक्ट के, एक ऐसे समझौते के जो बायलेटरल है यानी दो तरफा है। दो तरफा मीन्स दो देश हैं जिसमें, ठीक है ना, बाय मीन्स दो, लेटरल मीन्स होता है तरफ। एक हमारा इंडिया है, एक हमारा यूएस है, तो बायलेटरल है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, पहलू हो सकते हैं। वो ये है कि डेट कुड बी ट्रांसफॉर्मेटिव, ये एक हो सकता है, कुड बी हो सकता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में होता है बदलाव लेके आना, और वही से ये वर्ड बना है ट्रांसफॉर्मेटिव। ट्रांसफॉर्मेटिव होता है मीन्स बड़े स्तर पर बदलाव लेके आना, ठीक है ना। तो ये जो पहलू हैं इसमें, ये क्या लेके आ सकते हैं, जो हमारा समझौता है, समझौता एक बहुत बड़े स्तर का बदलाव लेके आ सकता है। जो दो देशों के बीच में समझौता हुआ है ये बदलाव लेके आ सकता है, किसके लिए, फॉर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर इन इंडिया। जो भारत में ऐसे सेक्टर हैं जो एनर्जी इंटेंसिव हैं, यानी कि जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा खपत होती है, जहाँ पे, ठीक है ना, फॉजल फ्यूल्स की और इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा खपत होती है, उन सेक्टर्स के लिए। स्टार्टिंग विथ, अगर हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, रिन्यूएबल पावर एक्सपेंशन टू 450 गीगावाट, ठीक है ना, स्टार्ट करते हुए, शुरुआत करते हुए। रिन्यूएबल मीन्स होता है एक ऐसी एनर्जी जिसको खत्म होने के बाद हम फिर से बना सकें। जैसे कि हमारी होती है बिजली, ठीक है ना, तो बिजली अगर हम बिजली तो बनती ही रहती है ना, खत्म हो जाती है तो फिर से बना ही लेते हैं उसको। और ईंधन नहीं होता हमारा, जो फॉजल फ्यूल्स होते हैं वो लिमिटेड मात्रा में है, तेल है हमारा लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है ना।
क्योंकि उनको बनने में ओवर द ईयर्स यानी कि बहुत सारा साल लग जाती हैं, कई मिलियन साल लग जाती हैं, ठीक है ना, वहां से बनते हैं। और उनके एक्सपेंशन से, उनके विस्तार से, और कितना 450 गीगाबाइट, ठीक है ना, यानी कि दोनों के पैक्ट से हम क्या करेंगे, इतने गीगाबाइट तक का हम क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी को फिर से बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं विद ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। अब ओपन सोर्स देखो, आज का जो हमारा जो ये है आर्टिकल है, बहुत इजी है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हुई है बहुत टेक्निकल है, ठीक है ना, तो समझने में हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो। तो मैं बताता हूँ, एक ओपन सोर्स, सोर्स में होता है जरिया, ठीक है ना, और ओपन में होता है सभी के लिए, और टेक्नोलॉजी में होता है तकनीकी। तो तकनीकी का वो जरिया जो सभी के लिए ओपन है, यानी कि इसका अर्थ है अगर कोई तकनीक हमारे भारत में है तो वो ओपन है सभी के लिए, यानी कि हम उसे शेयर कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ। और कोई तकनीक अगर यूएस के पास है तो वो ओपन है हमारे लिए, यानी उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना। तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का अर्थ यही होता है, कोई तकनीक है जो सभी के लिए खुली हुई है, ठीक है ना, ओपन है। और अगर हम पैक्ट कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ, कोई समझौता कर रहे हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी फंडिंग्स को हमारे साथ शेयर करें और हम अपनी टेक्नोलॉजी को उनके साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है, इंडिया could incorporate innovative material and processes to decarbonize industry। तो इनसे क्या कर सकती है, इस टेक्नोलॉजी से भारत क्या कर सकती है, इनकॉर्पोरेट कर सकती है, ठीक है ना। अपने इनकॉर्पोरेट मीन्स होता है किसी चीज में अपना भाग लेना, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट यानी कि अपना परफॉर्म करना, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट कर सकती है। इनोवेटिव मटेरियल्स, इनोवेटिव मीन्स होता है नए नए, मीन्स एकदम जो पुराने जो तरीके हैं हमारे उनसे हटकर कुछ नया सोचना, ठीक है ना, इनोवेटिव। मटेरियल मीन्स होता है उपकरण, और प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रियाएं। तो भारत क्या कर सकती है, इनकॉर्पोरेट कर सकती है, अपने अंदर समा सकती है, अपना 100% दे सकती है, ठीक है ना। और क्या, अपने नए जो आइडियाज हैं, और ठीक है ना, और जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रिया हैं, उनको किस चीज के लिए, टू डीकार्बनाइज इंडस्ट्री। डीकार्बनाइज का मतलब होता है कार्बन को कम करना, ठीक है ना। अब कार्बन कहाँ से निकल रहा है, वो वाला कार्बन जो इंडस्ट्री से निकल रहा है, ट्रांसपोर्ट से निकल रहा है, ट्रांसपोर्ट का मतलब वाहनों से, जो गाड़ियां हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर माल को ढोती हैं, वहां से जो कार्बन निकल रहा है उसको कम करने में। दूसरा, बिल्डिंग्स में जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वहां पर जो कार्बन निकल रहा है, उनके धुएं के रूप में जो निकल रहा है उस चीज को। द बिगेस्ट एमिटर, और यही जो तीनों जो चीजें हैं वो एक बिगेस्ट एमिटर है, यानी कि सबसे बड़े स्तर पर। एमिटर में होता है छोड़ना, छूटना, और किस चीज का छूटना, धुएं का छूटना, यानी धुएं को निकलना, ठीक है ना। तो जो कार्बन निकल रहा है उस चीज का सबसे बड़ा जो जरिया है वो यही तीनों सेक्टर हैं। अपार्ट फ्रॉम पावर, अपार्ट फ्रॉम पावर का अर्थ है पावर मान के बिजली का इस्तेमाल, बिजली के लिए इस्तेमाल किया गया है ये शब्द। और अपार्ट में होता है इसके साथ साथ, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम यानी कि इसके सिवा, ठीक है ना। तो बिजली तो है ही, उसके साथ साथ ये इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग्स भी है, ठीक है। तो आज का आर्टिकल है और यहाँ हमारा खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल था हमारा आज का आर्टिकल, और लेकिन आर्टिकल्स ऐसे ही होते हैं, पढ़ने से ही समझ में आते हैं, धीमे धीमे पढ़ेंगे समझ में भी आएंगे आपको। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं।